वर्ड आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि हम लोग जो है जैसे डाइवर्सिटी जो है वो जीन लेवल की डाइवर्सिटी या स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी या इवन किसी स्पीशीज के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम चले जाएं, यानी हमने क्या किया, स्पीशीज देखी अलग अलग, फिर स्पीशीज के अंदर वो पर्टिकुलर जीन देखा। अब जीन के अंदर भी मैं पर्टिकुलरली चली गई, मैं प्रोटीन देख रही हूँ या मैं डीएनए कंटेंट देख रही हूँ, मैं नाइट्रोजनस बेस देख रही हूँ या और कोई मॉलिक्यूल्स देख रही हूँ। ऐसे किसी भी लेवल की डाइवर्सिटी को देखना और उससे फायदा उठाना, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो ह्यूमन के लिए बेटर यूज में आ सकते हैं, जो ह्यूमन की लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में क्या है, डाइवर्सिटी को, जब नेचर में इतनी सारी चीजें हैं तो उन सारी चीजों से हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमें फायदा दे। दिस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, नेचर की डाइवर्सिटी का फायदा उठा के ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है। क्लियर है? ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है क्योंकि ये इस तरीके से दी हुई है जो यूजुअली छूट जाती है। आप लोग अपने नोट्स में इसको ऐड करेंगे एक लाइन को, और आप लोग चाहे तो आपको एनसीईआरटी में ये लाइन मिल जाएगी। एनसीईआरटी में ये है पेज नंबर, एक सेकेंड, दिस इज ऑन पेज नंबर 265। पेज नंबर 265 देखिए, जहां पर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पॉइंट डला हुआ है। कभी भी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठा करो। जहां पर ये पैराग्राफ है नैरोली यूटिलिटेरियन और उसके जस्ट नीचे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का पैराग्राफ है ना, मैं आपको शो करती हूँ, उसमें लास्ट थर्ड लाइन ही वो है। एक देखिए, ये पैराग्राफ दिया हुआ है नैरोली यूटिलिटेरियन और यहाँ दे रखा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसके जस्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये दे रखा है आपको बायो प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट निकालने किसी जीन लेवल की डाइवर्सिटी से, स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी से या किसी मॉलिक्यूलर लेवल की डाइवर्सिटी से, इसी को बच्चों बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। क्लियर टू ऑल? एनी कंफ्यूजन? प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, वरना आपका छूट जाएगा। आपने नोट्स में ये ऐड कर लेना, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैं कल आपसे कर रही थी। For that I need to share screen and the same thing I want your response. कंटिन्यू आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा नहीं हो कुछ बच्चे रिस्पॉन्स करें और कुछ बच्चे रिस्पॉन्स ना करें। जस्ट वेट, मैं वो ने किया था, what are sacred groups and their role in biodiversity conservation. We have completed up to here. Now the question number 15. Suggest a place where one can go to study coral reefs, mangrove vegetation and usage trees. बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं आने वाला, ये बेसिक डिस्कशन के क्वेश्चंस है। तो ये सब चीजें स्टडी करनी है किसी को, कोरल रीफ, मैंग्रोव वेजिटेशन एंड यूसेज ट्री, ये सारे एरिया पानी के नियर बाय एरिया है। तो किसी को ऐसे जाना है तो किसी आइलैंड पे चला जाए, बहुत अच्छा दिखेगा, जैसे अंडमान निकोबार चले जाओ, वहां पर ये सारी चीजें देखने को उसको मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑफ नो यूज। वेल, 16th question, is it true that there is more solar energy available in tropics? Explain briefly. ये आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 का आंसर बताइए। बिकॉज वहां पे लाइट डायरेक्टली पड़ती है तो इसीलिए वहां पर ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है। बिकॉज बिल्कुल जो इक्वेटर का रीजन है उसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर वाला पोर्शन जो है वो नियर बाय होता है सन के। तो वो किसी भी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तब भी उसका इक्वेटर वाला रीजन हमेशा सन के बिल्कुल सामने रहता है, बिल्कुल फ्रंट में रहता है, इसीलिए उसके पास सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट भी इजी है, व्हाट इज को एक्सटिंक्शन? एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। बताइए क्या होता है को एक्सटिंक्शन? जब कोई प्लांट या एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाए तो मैम उसके ऊपर जो दूसरा एनिमल या प्लांट डिपेंड करता है तो मैम वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे मैम पॉलिनेशन के लिए।
बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर एक फिश के ऊपर एक पैरासाइट रह रहा है, तो अगर फिश मर गई तो पैरासाइट भी जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है। एक प्लांट को जो पर्टिकुलरली, जैसे मौत को पर्टिकुलरली सिर्फ यूका ही पॉलिनेट, सॉरी, यूका को पर्टिकुलरली सिर्फ मोथ पॉलिनेट करती है। तो अगर जो है यूका मर गई तो मोथ जिंदा नहीं है, मोथ मर गई तो यूका भी नहीं मर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, a long answer type question. Elaborate how invasion of an alien species reduces the species diversity of an area. आपको बोला है अगर एलियन स्पीशीज आ जाती है तो बताओ डाइवर्सिटी कैसे कम हो जाती है। मैम वो भी मैम उन्हीं रिसोर्सेज के लिए वो मैम इन्वेस्टिव कम्पीट हो करने लग जाती है। जाएगी, जिससे यश कि चुप हो मैम जाएगा। डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। यश तुझे बोलना ही नहीं है आंसर, कोई और बच्चा बोलेगा। क्वेश्चन देख लिया सब लोगों ने, अब बोलो। आई एम चेकिंग कौन बोल रहा है। यस मैम। मैम तो ये एलियन स्पीशीज होती है मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा? ठीक है, अंशुल बोल रहे थे, अंशुल। मैम एलियन स्पीशीज बाय प्रोलिफिकेशन में बी अनफेवरेबल ग्रोथ ऑफ नेटिव प्लांट्स, लोकल जो होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी कोशिश किया करो। कितनी बार मैंने दिनेश तुझे टोका है आंसर दिया कर, बहुत बार बोला है मैम दिनेश। क्वेश्चन नंबर कौन सा? लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन था, विल जॉइन हूं। लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन ओके था। मैम। तो एलियन स्पीशीज कैसे स्पीशीज को रिड्यूस ओके मैम। करती है, बिल्कुल की बात है कि एलियन मैम स्पीशीज कुछ होती है। बोलिए। और कुछ स्पीशीज जो लोकल स्पीशीज होती है वो हार्म होती है और उससे केमिकल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। देखो, एलियन स्पीशीज हो सकती है अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाए। एक ये भी हो सकती है कि एलियन स्पीशीज जो है, जैसे वाटर हायासिंथ है, वो क्या करता है, वो ये थोड़ी कोई केमिकल निकाल रहा है, व्हाट? पर वो ऑक्सीजन खींच लेता है सारी। यानी उसने उसको कंपटीशन दिया और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, उसने सारी उसकी ऑक्सीजन खींच ली और बाकी जो लोकल स्पीशीज बची उनके पास नहीं बचा। ठीक है। कोई हो सकती है एलियन स्पीशीज ऐसी आई जो प्रेडेटर हो, जो उनको पकड़ के, लोकल वाली को पकड़ के खा जाए। So there can be different ways in which a alien species can harm the local species, as the local species are not having information about that alien species. So it may be possible कि alien species इसका फायदा उठाए और alien species बाकियों के ऊपर ज्यादा dominate कर जाए। Second question है, how can you as an individual prevent the loss of biodiversity? आप बताइए कि आप एज बायोडाइवर्सिटी लॉस प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे। मैम रिड्यूस मैम रिसाइकलिंग करेंगे, रीसाइक्लिंग वेस्ट नेटिव पॉलिनेटर्स। एक एक बच्चा ना एक एक पॉइंट बोल के शांत हो जाओ। ठीक है। आप बताओ, एक एक करके बोलो, डाइवर्सिटी बचाने के लिए क्या करोगे आप। मैम रिसाइक्लिंग। मैम रिसाइकल, रिड्यूस। ठीक है, रिसाइकल, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड और मैम ठीक है, इन सब का यूज कम करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेडिसिनल एंड कमर्शियल प्लांट्स एनिमल्स। हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोकेंगे, हम प्लांट्स का नंबर को इंक्रीज करेंगे, हम ग्रो ज्यादा करेंगे और यूज कम करेंगे, है ना। यस मैम, ठीक है। सस्टेनेबल यूसेज। बिल्कुल, सस्टेनेबल यूसेज, बिल्कुल सही पॉइंट है। Can you think of a scientific explanation beside analogy used by Paul Ehrlich for the direct relation between diversity and stability of an ecosystem? तो बताइए भाई, क्या साइंटिफिक रिलेशन हो सकता है कि उसने कह दिया पॉल एल्ब्रिच ने कि डाइवर्सिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? Why more diversity leads to more stability? ये पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। Ma'am, because every organism is interrelated to diversity each helps other and to dependent on each other. using more productivity. ठीक बात है, ये भी नूरान ने ठीक कहा कि एवरी Ma'am, ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, ध्रुवी बोलो। मैम increased diversity leads to productivity. ठीक बात है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। और बोलिए। अरे ये बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे कुछ।
खुशी सिंह जवाब दो मैम एक वो आधे। डाइवर्सिटी इज नॉट अचीव्ड इन फ्यू इयर्स। क्या बोल गई भावना? डाइवर्सिटी नॉट अचीव्ड इन फ्यू इयर्स। अच्छा, अभी बताओ ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ से देख के बोल रहे हो? वीडियो ऑन कर ले भावना, वीडियो ऑन करके बैठे। गीतू वीडियो ऑन करके बैठे। प्रशांत, सानिया, विवेक, मेरी नेट से ऑन है विवेक की। ना, नेट से आंसर निकाल के बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग से जो बोलना है वो बोलो, पता लगता है कौन सा पॉइंट कहाँ से निकला है। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसीलिए होगी, एक तो ज्यादा डाइवर्सिटी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, एक कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो डाइवर्सिटी होगी वो कैसे ना कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करेगी। मान लो अगर वो एक दूसरे को खा भी रही हैं तो उसकी पॉपुलेशन कम करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कम से कम कंपटीशन तो कम होगा। मान लो बहुत सारे हर्बीवोर एनिमल है, वो घास खा लेते हैं इसको तो तुम चार्जिंग में लगा दे मम्मी वाले फोन को। अंशुल लगवा ले चार्ज, हमें क्यों बता रही है, हमें थोड़ी लगाना है चार्ज। मैम ये चार्जिंग ही नहीं छोड़ा। ऐसा ही है बच्चों, सबके घर में यही हाल है आजकल। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे मान लो बहुत सारी घास है और हर्बीवोर एनिमल है, अब हर्बीवोर जो है घास खा जाते हैं, तो ये आप कहोगे ये तो गलत है, नुकसान हो रहा है, डाइवर्सिटी को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हर्बीवोर घास खा रहे हैं तो घास का नंबर लिमिटेड है, जिसकी वजह से घास जो है अब उनके बीच कंपटीशन कम है न्यूट्रिएंट लेने के लिए। अब लॉइन वगैरह है वो इनको हर्बीवोर्स को खा जाता है, तो बेटर है। अगर ये हर्बीवोर को नहीं खाएंगे तो हर्बीवोर सारी घास खा जाएंगे, घास कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी, है ना। तो सब जो है एक दूसरे का अलग अलग स्पीशीज होने से एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कंपटीशन रिड्यूस होता है, एक दूसरे की कोई हेल्प करता है, कोई एक दूसरे के ऊपर फीड करता है, तो कैसे ना कैसे द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्वेश्चन 4 देखिए, दो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन ऑफ मैन। कहते हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो भी डिस्कशन है वो ह्यूमन इवोल्यूशन से शुरू हुआ। द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न मैन। जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। बहुत बड़ा ताना मारा है इस क्वेश्चन में हमारे ऊपर। सुनो क्या क्वेश्चन है, कह रहे देखो ह्यूमन को वाइल्ड लाइफ से कंपेयर करना तो शुरू हो गया था जब से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, क्योंकि वहां कहते थे ना चिंपैंजी और हमारे इंसेस्टर कॉमन है, तो ये वाली बात की हम उन्हीं से इवॉल्व हुए, ऐसा कुछ शुरू हुआ वहां से। और कह रहे हैं कि अब जो ह्यूमन हरकतें करता है उन हरकतों को देख के, जो मॉडर्न मैन, हम मॉडर्न मैन हैं हम, तो मॉडर्न मैन की हरकतों को देख के ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि हम लोग जो हैं उनसे मैच करते हैं, पुराने वालों से, एनिमल से, वाइल्ड लाइफ से हम मैच करते हैं। तो ये बात बताओ भाई। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों में दिमाग ना हो, हम लोगों को पता है हम अपना नुकसान कर रहे हैं और फिर भी हम करे जा रहे हैं, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये फैक्ट है, हमें पता है पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो धीरे धीरे सारी उपजाऊ मिट्टी उड़ जाएगी और हमें क्रॉप्स भी नहीं लगेगी, सारी जगह रेगिस्तान बन जाएगा और सारे ये मिट्टी या तो पानी के साथ बह जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमें ये सारी बातें पता है, हमें पता है हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। हमें पता है ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन के डिप्लीशन से यूवी रेज हम तक पहुंच रही है और वो स्किन कैंसर और पता नहीं कितनी सारी चीजें कर रही है। हमें ये सब पता है, बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग स्टाइल मारने के लिए अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग बाइक्स लेके जाते हैं, ठीक है, फिर भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करते हैं, फिर भी हम थोड़े से नजदीक जाने के लिए भी क्या करते हैं, नजदीक जाने के लिए भी हम फिर भी जो है बाइक वगैरह के बिना हम चला नहीं जाता, हमसे गाड़ियों के बिना चला नहीं जाता, फिर भी हम फॉसिल फ्यूल को इतना बंद कर रहे हैं, फिर भी हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, फिर भी हम पेड़ों को काट रहे हैं, उगा नहीं रहे, तो फिर भी हम वो गंदा पानी सब कुछ नदियों में बहाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। So human is doing such an activities which shows कि उनमें और एक्चुअल में जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो वहीं से इवॉल्व हुए, उनकी हरकतें बता रही है। क्लियर हो ना?
यस, अरे कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? यस मैम। तो इसीलिए अगर हम वाइल्ड लाइफ से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते, तो नाउ इट्स अ नीड टू चेंज आवर एक्टिविटीज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज एन इकोसिस्टम सर्विस? लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंट। ये वैसे इकोसिस्टम चैप्टर में आता है क्वेश्चन, पर अब यहाँ आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? इकोसिस्टम सर्विस है कि जो हमारा इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग इन नॉन लिविंग, सब जहाँ रह रहे हैं उससे इकोसिस्टम कहते हैं। तो कह रहे हैं जो हमारा इकोसिस्टम है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? कह रहे हैं कोई 4 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज बताओ जो नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें मिल रही हैं। तो बताओ बच्चों, इकोसिस्टम से आपको क्या मिल रहा है? अरे O2 CO2 बैलेंस हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रही मेरे ख्याल से। मैम आ रही है। आ रही है मैम। O2 CO2 का बैलेंस हो रहा है तो इकोसिस्टम हमारे लिए एक O2 CO2 का बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से ही हो रहा है। जो सॉइल इरोजन बचा हुआ है वो भी उसी की वजह से बचा हुआ है, इकोसिस्टम की वजह से। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है नेचर में, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, है ना? मतलब ये जो आपने कहा था ना कि ब्रॉडली यूटिलिटियन, ये सब डाल सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? आर यू इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट लेविंग अ चार्ज ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम? तो क्या लगता है आपको, इकोसिस्टम से हमें ये जो फायदे हो रहे हैं उसके लिए हमें कोई उन्हें कोई हमें उनके लिए कुछ फेवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मैम। करना चाहिए ना? तो सोचो इस बारे में और हम कैसे डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। हमें एक्चुअली हम ये सब करके किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपना ही फायदा कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिए। डिस्क्राइब द कंजप्टिव यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फूड, ड्रग, मेडिसिन, फ्यूल एंड फाइबर विद सुटेबल एग्जांपल। बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पर सब आपको कुछ प्लांट के नाम लिखने हैं जो आपको इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस as we move away from the equator toward the pole. What could be the possible reason? तो पोल पे डाइवर्सिटी कम क्यों होती है? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, रट गया होगा आपको सबको। क्योंकि पोल्स पे अनफेवरेबल सीजन है, क्योंकि पोल्स पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पोल्स पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना? क्योंकि पोल्स पे अनफेवरेबल सीजन रहता है तो डाइवर्सिटी कम है। नेक्स्ट है, पॉल एल्ब्रिज की राइवेट कॉपर हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करें। चलो अब ये मैं पूछती हूँ, किससे पूछूंगी वही बताएगा। निकिता बताए, निकिता यादव, वीडियो ऑफ करके बैठी आराम से। निकिता एक्सप्लेन करो, व्हाट इज राइवेट कॉपर हाइपोथेसिस? निकिता यादव, अच्छा बहाना ले रखा है ये ऑनलाइन में आप लोगों ने। 4 दिन बाद स्कूल ही आना है सबने। रौनक बताए। नहीं तो फिर शिवम बताए। शिवम, राइवेट कॉपर हाइपोथेसिस क्या है जो पॉल एल्ब्रिज ने दी थी? शिवम आप बोल रहे हो पर आवाज आपकी आ नहीं रही है। नहीं नहीं, शिवम ही देगा। शिवम बोलिए। मैम उसने कहा था कि एरोप्लेन तो इकोसिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। और जो उसके पार्ट्स को राइवेट से उसके पार्ट को कंपेयर किया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो क्या कहा था उसने, क्या हो जाएगा? तो मैम अगर उसके पार्ट्स को धीरे धीरे कम कर देंगे तो आगे बोलो।
ठीक बोल रहे हो शिवम, बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो, बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो भाई शिवम, इतनी सी बात है, उसने कहा कि हम एरोप्लेन को मान लें हमारी इकोसिस्टम, और एरोप्लेन में लगे जो नट बोल्ट होते हैं, यानी जो एरोप्लेन के राइवेट्स होते हैं, उनको हम मान लें हमारी डाइवर्सिटी। तो उसने कहा कि जिस तरीके से, जैसे जैसे हम एरोप्लेन के नट बोल्ट अगर हटाते जाएं, अगर हर एक पैसेंजर एक एक नट बोल्ट हटाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एरोप्लेन चलने वाली, उड़ने वाली हालत में रहेगी ही नहीं। सेम वह हालत है, अगर इकोसिस्टम से एक 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 करके आप डाइवर्सिटी हटाते गए, तो कुल मिला के ऐसा होगा कि हमारा इकोसिस्टम बचेगा ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा टर्न्स टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। बताइए भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ना स्पीशीज एरिया का ग्राफ, क्यों आता है? बिकॉज जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम जाएगी, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी, पर एक लिमिट के बाद वो हो जाएगी कांस्टेंट, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो बच्चों, तो हो गई हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी, और एक्चुअल में इसके साथ हो गया हमारा सिलेबस भी कंप्लीट।